आप सबको नमस्कार। 4 बज चुके हैं और मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नया विषय लेकर। परेश मन्या सबसे पहले उपस्थित हुई हैं, कुश गौड़ जी उपस्थित हो गए हैं, योगेश महाजन, रेखा वर्मा, मनदीप शुक्ला, दीपक जी, योगेश महाजन, विकेश चतुर्वेदी, विजय जाधव जी, डॉक्टर शैलेंद्र ठाकुर, निखिल सैनी, धीरज कुमार, निर्मला स्वाल, उषा तभानी, रेखा वर्मा, मनोज शुक्ला, निर्मला स्वाल आदि चिकित्सक, सम्मानीय चिकित्सक समय के अनुसार ही उपस्थित हो गए हैं। कल हम लोगों ने मधुमेह की चर्चा की थी, मधुमेह के बारे में। आज हाइपरनेट्रीमिया, जब शरीर में सोडियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या आर्थिक लक्षण उत्पन्न होते हैं और उनकी क्या चिकित्सा हो सकती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, इन्होंने धूम्रपान की सरल विधि बताने के लिए कहा है। धूम्रपान ये चिकित्सा के रूप में भी प्रयोज्य है और वमन नस्य करने के पश्चात कर्म के रूप में भी धूम्रपान किया जाता है। एक सरलतम विधि धूम्रपान की मैं बताता हूँ आपको, बहुत ही सिंपल। जो एरंड का पेड़ होता है उसके नीचे आप जाएंगे तो सूखे डंठल आपको मिलेंगे। अगर सूखे डंठल ना हो तो डंठल सहित पत्रों को तोड़ लीजिए और 6 अंगुल काट करके इनको सुखा दीजिए डंठलों को। जब ये सूख जाए तब जिस दिन धूम्रपान करना हो उसके एक दिन पहले इस सूखी एरंडाल को घृत में भिगो के रख दें और प्रातःकाल ये धूम्रपान के लिए तैयार हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल प्रक्रिया है, क्लासिकल है और ये खास तौर से वमन और विरेचन के बाद, वमन और नस्य कर्म के पश्चात धूम्रपान इस विधि से कराया जा सकता है। दूसरा है यव, जवा जिसको बोलते हैं, उसको यवकुट कर लीजिए और जिस दिन नस्य कराना है उसके एक दिन पहले घृत में थोड़ा से मिलाकर भावित करके रख दीजिए। प्रातःकाल इस यव को शिगार में रख करके धूम्रपान का सेवन किया जा सकता है। तो ये 2 योग मैंने आपको बताए जो सिंपल है। बाकी तो बहुत सारी धूम्र नेत्र हैं, धूम्रवृत्तियाँ हैं जिनका विवरण आचार्यों ने किया है। धूम्र 3 प्रकार का होता है, स्नेहिक, वैरेचनिक और प्रायोगिक। उस दृष्टिकोण से अलग अलग धूम्रवर्तियों का निर्देश दिया गया है, लेकिन ये 2 मैंने आपको बड़े सिंपल तरीके से बताए। अब धूम्रपान लेने की विधि क्या है ये समझ लीजिए। यदि दोष उत्क्लेशित हो, पहले से ही उत्क्लेशित हो, तो प्रथम नासा से धूम्रपान करना चाहिए। दक्षिण नासा से 3 बार, वाम नासा से 3 बार और मुख से 3 बार। प्रत्येक अवस्था में धूम्र को मुख से ही निकालना है। नाक से धूम्र लेना है लेकिन छोड़ना मुख से है। किसी भी अवस्था में नासा के माध्यम से धूम्र को नहीं छोड़ना है। ये तो हुआ उत्क्लेशित अवस्था में। यदि दोष उत्क्लेशित ना हो तो पहले मुख के द्वारा धूम्रपान करें और धूम मुंह के द्वारा ही बाहर निकालें। फिर नासा के द्वारा, दक्षिण नासा के द्वारा 3 बार, वाम नासा के द्वारा 3 बार, 3 बार तीनों मार्ग से धूम्रपान का सेवन करें। इसके बाद फिर गर्म पानी, नमक और गर्म पानी से गार्गलिंग कर लें जिससे उत्क्लेशित दोष बाहर निकल जाएं। तो ये एकदम ये सरलतम विधि मैंने आपको बताई। अगर आप वर्ती के द्वारा कर रहे हैं तो तरीका वही है, 3 बार दक्षिण नासा से, 3 बार वाम नासा से और 3 बार मुख के माध्यम से धूम्र नस्य करना चाहिए। जब धूम्र मुख से पान किया जाता है उसको बोलते हैं धूम्रपान,
जब धूम्र नासा से लिया जाता है तो उसको बोलते हैं धूम्रनस्य। बस यही एक अंतर है। राकेश कुमार सिंघल जी, उन्होंने पूछा है कि श्लोक कैसे याद करें, याद ही नहीं होते हैं। तो अब इस अवस्था में हैं आप, प्रैक्टिशनर हैं, बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस है। अगर श्लोक याद नहीं होते हैं कोई बात नहीं है, अब ज़रूरत नहीं है याद करने की। लेकिन मैं बताऊं आपको, श्लोक किसी भी आयु में कभी भी याद किया जा सकता है। लेकिन क्या होता है कि लगता है कि हम एक दिन में 4 याद कर लें, 5 याद कर लें, ऐसा मत करिए। एक दिन में एक ही श्लोक याद करिए और उसको फिर रिपीट करिए, 2 दिन तक वही रिपीट करिए। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन दूसरा श्लोक याद करिए, फिर पहला श्लोक और दूसरा श्लोक को रिपीट करिए। हमेशा जब भी खाली बैठे हो तब अपना श्लोक वाचन करिए। ऐसा बार बार आप रिपीट करेंगे, प्रतिदिन रिपीट करेंगे तो श्लोक निश्चित रूप से आपको याद हो जाएंगे। ब्रेन का उपयोग हम लगभग सिर्फ 10% ही करते हैं। यदि हम अभ्यास करें तो हजारों हजारों श्लोक आपको याद हो सकते हैं, लेकिन इसका रिपीटेशन आवश्यक है। क्योंकि चाहे जितना आप याद कर लें, अगर अच्छी तरह आप रिपीट नहीं करेंगे तो आप देखेंगे 1-2 महीने बाद वो श्लोक आपको भूल जाएगा। तो एवरी टाइम यू हैव टू रिपीट। जब भी खाली समय बैठे आप याद करें, बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कभी कभी हम सोच लेते हैं कि हमारी उम्र हो गई है, हम याद नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। आज भी मैं चाहूँ कौन श्लोक याद करना है तो याद कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं उसको रिपीट करता हूँ, ताकि जैसे अभी अध्ययन अध्यापन हो रहा है, कई श्लोक जो है रिपीट होते रहते हैं, तो इस तरीके से रिपीटेशन इज मस्ट, ये आप ध्यान रखें। दूसरा प्रश्न किया उन्होंने, इरमिरादी तैल का प्रयोग दांतों की बीमारी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। दंतपुरी की अवस्था में दंत स्राव हो, गम्स में स्राव हो, रक्त प्रवृत्त होता हो, मंजन करो रक्त दर्शन होता हो, ऐसी अवस्था में इरमिरादी तैल का गंडूस धारण करना चाहिए। उससे निश्चित रूप से स्तंभ होता है, स्तंभन होता है, रोगी को आराम होता है, गम्स मजबूत होते हैं, दांत भी मजबूत होते हैं। तो हाँ, बिल्कुल इरमिरादी तैल का प्रयोग आप दांतों की बीमारी में कर सकते हैं। डॉक्टर परेश मन्या जी ने पूछा है चिकनगुनिया का ट्रीटमेंट। तो जब चिकनगुनिया आक्रांत करता है, इन्फेक्शन है ये, इट इज़ ए वायरल इन्फेक्शन, ऐसी अवस्था में ज्वर होता है, पूरे शरीर में भयंकर दर्द होता है। तो जो एक्यूट अवस्था है उसकी चिकित्सा अलग होगी, और जब क्रॉनिक अवस्था में हो जाता है चिकनगुनिया तो उसकी चिकित्सा अलग होगी। जब बहुत ही ज्वरयुक्त चिकनगुनिया होता है, ऐसी अवस्था में गिलोय घनबटी, संजीवनी बटी 2-2 गोली दिन में 3 बार दीजिए। अमृतारिष्ट 4 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम। सुदर्शन घनबटी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। औषधियों में सर्व ज्वर हरलौह, त्रिभुवन कीर्ति रस, सर्व ज्वर हरलौह 125, त्रिभुवन कीर्ति रस 125 और स्वर्ण वसंत मालती 60 मिलीग्राम, बृहदवा चिंतामणि 60 मिलीग्राम। ये एक खुराक है। ऐसे दिन में 2-3 बार शहद के साथ दीजिए, इससे रोगी को आराम प्राप्त होगा। इसके अलावा गिलोय सहित जो पंचतत्व के द्रव्य हैं, मुस्त परपट कोशिर चन्नो दीच नागरी है, श्रृंग पानी बोलते हैं, इनका पुनः पान रोगी में करना चाहिए। लेकिन जब 15 दिन 1 महीना हो जाते हैं तो ये स्थायी विकृति का रूप ले लेती है, और इसकी चिकित्सा जैसे आमवात ही करते हैं वैसी ही चिकित्सा इसमें बाद में करना चाहिए। इसके लिए आमवातारी रस 250 मिलीग्राम, त्रिभुवन कीर्ति रस 125 मिलीग्राम, महावात विध्वंसन 125 मिलीग्राम, ये दिन में 3 बार शहद के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा पंचकोल क्वाथ और अमृताष्टक क्वाथ, पंचकोल क्वाथ और अमृताष्टक क्वाथ बराबर मात्रा में रख लें। अगर सूखा मिलता है तो बहुत अच्छा है। इसमें 4 चम्मच दवाई निकाल के 4 कप पानी मिलाएं, 1 कप बचे तब तक पकाएं। ऐसा 1 कप सुबह शाम को दोनों टाइम आप इसका सेवन करें। अगर यह न मिले तो महारासनादि क्वाथ
और अमृतारिष्ट महारासनादि क्वाथ 15 ml, अमृतारिष्ट 50 ml, 30 ml पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इसको सेवन कराएं। इसके अलावा सिंहनाथ गुग्गुलू, महायोगराज गुग्गुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ आप सेवन कराएं। आवश्यकता पड़े तो पत्रपिंड श्वेत भी ऐसी अवस्था में रोगी में किया जा सकता है। जब 15 दिन के बाद आपके पास वो केस आता है, वेदना ज़्यादा होती है, तो पत्रपिंड श्वेत कर सकते हैं। अगर बहुत स्वेलिंग है तो पहले रूक्ष श्वेत करें, बालुका श्वेत करें, उसके बाद भी पत्रपिंड श्वेत आप पेशेंट में कर सकते हैं। तो ये लगातार आप ट्रीटमेंट देंगे तो निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। माधुरी जाधव, डॉक्टर माधुरी जाधव ने पूछा है फंगल इन्फेक्शन इन नेल, ये आम व्याधि है आजकल, नेल में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन में अगर बहुत क्रॉनिक हो तो पहले एक बार विरेचन जरूर कराएं। अगर वमन करा सकें तो अच्छा है, नहीं तो विरेचन करा दें। विरेचन में आभ्यंतर स्नेहपान पंचतिग्ध घृत से कर लें और विरेचन कल्प दे करके जो मैं रोज़ बताता हूँ संसर्जन कर्म करें। पित्तांतम वमनम कफांतम च विरेकम, कफांत होने तक, और विरेचन करने के पश्चात फिर औषधि देवें। इसमें स्थानीय लगाने के लिए गंधक द्रुति बहुत ही उपयोगी है। गंधक द्रुति आप लोकल लगाइए। एक योग वैद्य राकेश कुमार सिंघल जो कि बरेली में प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने बताया कि फंगल इन्फेक्शन में दद्रु में टंकड़ भस्म, स्वर्णगैरिक और गंधक रसायन, टंकड़, स्वर्णगैरिक या गैरिक गंधक रसायन, ये बराबर मात्रा में ले लें 500-500 मिलीग्राम, और जात्यादि तैल में इसका लेप तैयार कर लें। इसके लगाने से भी फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी ठीक होता है। इसके साथ ही निम्न पत्र क्वाथ से प्रक्षालन जरूर करें रोज़, और प्रक्षालन करने के पश्चात ये जो मैंने लेप बताए वो आप इसमें लगाएं। गंधक द्रुति बहुत फ़ायदा करती है। इसके अलावा आर्टिप्लेक्स लोशन, चरक कंपनी का आता है आर्टिप्लेक्स लोशन, वो भी लगाने से पेशेंट में लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा पंचनिम्न बटी आरोग्य वर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ देवें। पीने के लिए महामंजिष्टादि क्वाथ 20 ml पानी भोजन के बाद दोनों टाइम देवें। रस औषधियों में रसमाणिक 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम और शुद्ध गंधक 250 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ आप सेवन कराएं तो फंगल इन्फेक्शन में निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। प्रतिदिन नींब छाल या नींब पत्र के काढ़े से प्रक्षालन जरूर करें, साफ सफाई जरूर रखें। उसके बाद फिर ये जो मैंने लेप बताए वो लगाएं। पंकज शुक्ला, डॉक्टर पंकज शुक्ला जी ने पूछा है टेनोसाइनोवाइटिस के मैनेजमेंट के बारे में। जब किसी भी टेंडर में इन्फ्लेमेशन हो जाए, विशेष रूप से रिस्ट जॉइंट में, क्योंकि रिस्ट जॉइंट का रिपीटेटिव मूवमेंट होता है, जैसे कोई टाइपिस्ट है, टाइपिंग करने वाला है, ज़्यादा अधिक देर तक टाइपिंग मशीन में या कंप्यूटर में काम करता है, टाइपिंग करता है, तो रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ रिस्ट हो जाता है, और उसकी वजह से कभी कभी टेंडर में जो मणिबंध संधि में स्थित है टेंडर, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं टेनोसाइनोवाइटिस। ऐसी अवस्था में हल्का हल्का अभ्यंग करें, विषगर्भ तैल से, सैंधवारी तैल से या निर्गुंडी तैल से, और मालिश करने के बाद लवणोदक गर्म पानी ले लें आधा बाल्टी, और उसमें 2 चम्मच नमक डालें और वहाँ पर अच्छा डुबो करके दोनों रिस्ट जॉइंट को सेक करना चाहिए। रोज़ाना सोते टाइम ज़रूर करें, और बहुत अधिक तकलीफ हो तो पत्रपिंड श्वेत फॉलोड बाई नाड़ी श्वेत, पत्रपिंड श्वेत इसमें लाभ करेगा। इसके अलावा महारासनादि क्वाथ 30 ml
20 ml एरंड तेल डाल करके खाली पेट में सुबह शाम आप देवें, इससे भी पेशेंट में लाभ प्राप्त होगा। महायोगराज योग गुलू 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को आप दे सकते हैं। रस औषधियों में एकांग वीर रस, महावात विध्वंसन 125 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, इसका शहद के साथ पेशेंट में सेवन कराएं और संभव हो तो 1 हफ्ते तक विश्राम कराएं, तो ताकि ये जल्दी ठीक हो जाए। नहीं तो अगर आप काम करते रहेंगे तो उतना आराम रोगी में प्राप्त नहीं होता है। मालिश दिन में 2-3 बार विषगर्भ तैल, सिंधवारी तैल या निर्गुंडी तैल से जरूर करें। आवश्यकता पड़ने पर पत्रपिंड श्वेत भी कराएं, इससे निश्चित रूप से रोगी को लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर संतोष सिंह, उन्होंने हेयर फॉल, कंप्लीट हेयर फॉल ड्यू टू ड्रग रिएक्शन, किसी ड्रग के रिएक्शन से उनके संपूर्ण बाल चले गए हैं। अगर ये ड्रग रिएक्शन से संपूर्ण बाल चले गए हैं तो निश्चित रूप से समझिए कि दोबारा बाल आएंगे। इसके लिए आप पूर्णतः संशोधन कराइए, वमन विरेचन और 8 दिन का वस्ती कोर्स, और इसके बाद फिर रसायन औषधियों का सेवन कराएं। रसायन औषधियों में आमल की रसायन में थोड़ा मिश्री मिला लें और 1 चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम दूध के अनपान के साथ पेशेंट को दें। इसके अलावा इसमें एक लेप मैं बता रहा हूँ, अनुभूति योग है। ये लेप लगाएं सिर पर, शिरा प्रदेश में 1 बार लगातार 21 दिन तक लेप कराएं, तो मुझे लगता है कि बाल आपके जल्दी उग आएंगे। उसमें है काला तिल, आंवला, कमल केसर, मुलैठी और पिपरी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, काला तिल, आंवला, कमल केसर, मुलैठी और पीपर बराबर मात्रा में लेकर के 100 ग्राम लेकर बारीक चूर्ण करके रख लीजिए। फिर जब लगाना हो तो लगभग 20-30 ग्राम, 30 ग्राम तो लग जाएगा, इसमें शहद मिला के लेप तैयार करें और इस लेप को पूरे सिर प्रदेश में लगा लें। बाल तो है ही नहीं है, बाल नहीं है तो अच्छा है, यदि बाल उगाए हों तो उनको छोटे कर लीजिए, बारीक कर लीजिए और ये लेप लगाएं। या 20-21 दिन के लेप लगाने के बाद आप देखेंगे कि पेशेंट को अच्छा आराम प्राप्त होता है। साथ में इंद्रिय वर्धक तैल या अणु तैल से नस जरूर कराएं। 4 बूंद सुबह, 4 बूंद शाम को, दोनों टाइम नस से औषधि पेशेंट में जरूर दें। इसके अलावा शिरा तर्पण, चाहे आप पिचु धारण करें, शिरोधारा कराएं या शिरोवस्ती, ये भी बड़ी उपयोगी चिकित्सा है, इसका भी प्रयोग आपको करना चाहिए। और साथ में लेप लगाएंगे, रसायन औषधियों का सेवन करेंगे, निश्चित रूप से बाल बड़ी जल्दी पुनः आ जाएंगे। डॉक्टर विनोद पटेल, उन्हें गैंग्रीन के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। गैंग्रीन अक्सर ये अंगूठे में और पैरों की अंगुलियों में हो जाता है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि डायबिटिक पेशेंट को गैंग्रीन ज़्यादा हो जाता है। गैंग्रीन भी कष्टसाध्य व्याधि है। इसको दिन में 2 बार निम्ब पत्र से या निम्ब छाल काढ़े से प्रक्षालन करना चाहिए और प्रक्षालन करने के पश्चात जात्यादि तैल या जात्यादि घृत थोड़ा से हल्दी मिला करके व्रण में लगा के और ऊपर से व्रणपट्ट बंधन प्रतिदिन करना चाहिए। ये मेरा अनुभूत प्रयोग है, इसको लगातार करेंगे तो अच्छा, लेकिन इसके पहले शोधन कराना आवश्यक है। ये त्रिदोषज व्याधि है। हमारे राकेश जी ने, राकेश कुमार सिंघल जो कि बरेली के हैं, उन्होंने इसका नाम क्लेद संचय कहा है। उन्होंने नामकरण क्लेद संचय दिया हुआ है। तो पहले संशोधन कराएं। लघु संशोधन या छोटा वमन या छोटा विरेचन कुछ नहीं होता है। आभ्यंतर स्नेह पान करके बरोबर सम्यक स्नेह के लक्षण प्राप्त करें, फिर वमन कराएं, विरेचन कराएं और 8 दिन का कोर्स वस्ती देवें। और साथ साथ जो संशमन चिकित्सा है वो भी हमको करते रहना चाहिए। इसमें भल्लातक रसायन, इसका भी उपयोग बहुत अच्छा है। 1 चम्मच सुबह शाम को भल्लातक रसायन और शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम दूध मिला के दिन में 2 बार इसका सेवन करें।
राकेश जी का एक एक्सपीरियंस है। पिपली और चंद्रकला रस, पिपली 2.5 ग्राम, चंद्रकला रस 250 मिलीग्राम दिन में 2 या 3 मात्रा शहद के साथ चटावें तो गैंग्रीन में निश्चित रूप से आराम होगा। जो मैं योग देता हूँ उसमें गंधक रसायन 250, गिलोय 250 और प्रोआलफेस्टी 250 मिलीग्राम, ये शहद के साथ दिन में 2 या 3 बार सेवन इस रोगी को कराना चाहिए। इसके अलावा महामंजिष्टाधिक्वाथ, आरोग्यवर्धनी, पंचनिम्न बटी, ये बरोबर देना चाहिए। लेकिन मुख्य चिकित्सा प्रक्षालन है, प्रक्षालन के बाद ड्रेसिंग है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ में यदि डायबिटीज़ के कारण हुआ हो तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। बिना डायबिटीज़ के कंट्रोल किए ये नहीं होगा। और लगातार आप 3 माह तक आप ट्रीटमेंट देंगे तो सबसे पहले आप दीपन पाचन दे दीजिए 4-5 दिन, फिर वमन कराइए, विरेचन कराइए, फिर बस्ती दीजिए और साथ साथ में प्रक्षालन भी करें और ब्लड पट्टबंधन भी करें तो निश्चित रूप से आप लाभ प्राप्त होगा। और ये ट्रीटमेंट लगभग 3 माह तक देना चाहिए। डॉक्टर शैलेंद्र ठाकुर जी ने हनुग्रह का ट्रीटमेंट पूछा है। हनुग्रह एक्चुअली ये भी आमवात का ही एक रूप है। जब हनु प्रदेश में यहाँ दर्द होने लगता है, बोलने में कष्ट होता है, पूरा मुंह नहीं खोल पाते हैं, तकलीफ होती है, तो आमवात का ही ट्रीटमेंट यहाँ पर करना चाहिए। साथ साथ में गंडूस धारण, महानारायण तैल या महामास तैल, इनसे गंडूस धारण कराइए, इससे भी रोगी को बड़ी शीघ्रता से लाभ होता है। इसके अलावा लोकल अभ्यंग, लोकल सेक, ये रोगी में करना चाहिए। साथ ही सिंगनाडु गुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार। औषधियों में आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, अग्निकुमार रस 60 मिलीग्राम और एकांग वीर रस 125 मिलीग्राम, ये दिन में 2 बार शहद के साथ इसका सेवन कराएं। साथ ही लोकल, जैसे मैंने बताया, लोकल अभ्यंग, लोकल सेक, ये आप पेशेंट में ज़रूर करें। दूसरा, लहसुन, 4 लहसुन की कली प्रातःकाल खाली पेट में ज़रूर लेवें। साथ में एक्सरसाइज भी करें, मुंह को चारों तरफ घुमाएं, दाढ़ी को चारों तरफ घुमाएं, एक्सरसाइज करना भी बहुत ही आवश्यक है। तो ये ट्रीटमेंट करने से हनुग्रह में निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। विकेश महाजन जी का एक प्रश्न है। 25 साल की फीमेल पेशेंट है, अनमैरिड है, उनका वेट सिर्फ 45 kg है, वजन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? वजन बढ़ाने के लिए एक तो आपका खान पान अच्छा होना चाहिए, भूख लग रही है कि नहीं ये देख लीजिए। अगर क्षुधा अल्प हो तो क्षुधा वृद्धि से संबंधित लवण भास्कर, हिंगवाष्टक, अष्टांग लवण, दादिमाष्टक चूर्ण आदि का सेवन कराएं। और यदि खाना बरोबर खा रहे हो फिर भी हेल्थ नहीं बन रही हो, तब मेडिसिन का सहारा लेना चाहिए। इस अवस्था में अश्वगंधा 10 ग्राम और 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को अश्वगंधा चूर्ण का सेवन कराएं। अश्वगंधारिष्ट 4 चम्मच दवाई, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद आप सेवन कराएं। आमल की रसायन 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम शाम को मिश्री के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा लड्डू आप बढ़िया बना लीजिए, ब्राह्मण लड्डू, या तो आप आटे के या मूंग के, और इसका भी सेवन करिए। फल फ्रूट अच्छा खाइए। साथ में आप जो ड्राई फ्रूट है उनका भी सेवन आप कर सकते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि एक बार अगर बढ़ना चालू हुआ तो कमता नहीं है वेट। मैंने देखा है कि स्थूल हो जाए उसको कम करना बड़ा मुश्किल है। तो ये भी ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा वेट न बढ़ पाए, कोई अन्य बीमारी आपको ना हो, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आइए उन चिकित्सकों को नाम मैं ले रहा हूं जो निरंतर समय अनुसार उपलब्ध हो जाते हैं। विजय यादव जी वरिष्ठ आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं। DK श्रीवास्तव पंचकर्म विशेषज्ञ समय निकालते हैं, यह बहुत बड़ी बात है उनके लिए। उषा तभानी ये नियमित हमारे
श्रोता हैं। ये हर कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। सुनील रातौरी जी, रेखा वर्मा, डॉक्टर दिनेश जोशी, डॉक्टर मनोज सिसोदिया, महेंद्र चतुर्वेदी जी बहुत वरिष्ठ चिकित्सक हैं, नीलेश निगम जी, आयुष दर्पण के कर्ता धर्ता डॉक्टर नवीन, कुश गौड़, राकेश कुमार सिंघल जी, रीना शर्मा, विनेश्वरी श्रीवास्तव, योगेश डांगी, KN गंगवार, योगेश महाजन, संजीव कुमार, डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, डॉक्टर अरुणा शर्मा, डॉक्टर मनोरंजन साहू, डॉक्टर सविता पटेल, डॉक्टर फागुनी भट्टाचार्य, डॉक्टर परेश मन्या, डॉक्टर संजय जी जो कि बॉम्बे की ही हैं, विनोद पटेल जी, अदिति त्रिपाठी, अर्चना वर्मा जी, आशीष सेमवाल जी, नीरज कश्यप जी, गौरव पारधी जी, मुडक्कल वासु जी, डॉक्टर विकास चौधरी जी, भानुप्रिया सिंह, डॉक्टर ज्योतिबाला डामोर, डॉक्टर कविता शर्मा, डॉक्टर राज अग्रवाल, सोनल पटेल, राजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर R सिंह चहल, संध्या पांडे जी वरिष्ठ चिकित्सक, पंचकर्म के विशेषज्ञ हैं। ये अंबिकापुर में सर्विस करती हैं, गवर्नमेंट जॉब है। मोहम्मद शाहिद, ये मेरे अच्छे मित्र हैं और मर्मज्ञ हैं, मर्म का ज्ञान और पंचकर्म का विधिवत ज्ञान है उनको। डॉक्टर दिनेश जोशी, डॉक्टर योगेश डांगी, इस तरीके से हमारे बीच ये चिकित्सक उपस्थित होते हैं और कार्यक्रम का आनंद लेते हैं, क्वेश्चन भी पूछते हैं। और मैं ये आग्रह जरूर करूँगा कि जिस विषय में हम लोग चर्चा करते हैं उसके विषय में भी यदि पूछें तो अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि इतना कुछ बता देते हैं कि पूछने लायक चीज़ें नहीं होती है, इसलिए शायद नहीं पूछते होंगे, लेकिन सब्जेक्ट में ज़रूर पूछे, मैं आशा करता हूँ। अब आइए आज से हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे अंदर कई प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो एक धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। इनकी शरीर में एक नॉर्मल मात्रा में उपस्थिति बहुत आवश्यक है, लेकिन यदि ये बढ़ जाएं या कम हो जाएं तो निश्चित रूप से हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। ज़्यादातर आप ये समझ लीजिए कि जो सोडियम है, जिसको आज हम ले रहे हैं सोडियम आधिक्य, जिसको हम हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं, सोडियम आधिक्य, जो अधिक मात्रा में ब्रेड का सेवन, ब्रेड रोल का सेवन, सैंडविच का सेवन करते हैं, पिज़्ज़ा का सेवन करते हैं, सूप अधिक मात्रा में लेते हैं, चिकन रोज़ खाते हैं, चीज़, एग्स, चिप्स आदि का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं। ऐसी अवस्था में शरीर के अंदर सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, और जब सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं, आर्थिक अवस्था उत्पन्न हो सकती है। शरीर के इंट्रासेलुलर फ्लूइड एवं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अनेक प्रकार के आयंस मिलते हैं। दो प्रकार के फ्लूइड हमारे शरीर में हैं, एक तो इंट्रासेलुलर और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर। इसमें विभिन्न प्रकार के आयंस प्राप्त होते हैं। इनमें कुछ इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एवं कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इनमें कुछ दोनों प्रकार के तत्वों को इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट एक निश्चित मात्रा में शरीर के अंदर रहते हैं। शरीर में निश्चित एवं विशिष्ट मात्रा में उपस्थिति को इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कहा जाता है। जब इनमें असंतुलन पैदा होता है तो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जो प्रमुख इलेक्ट्रोलाइट हैं और उनकी मात्रा भी मैं बताऊंगा कि नॉर्मल मात्रा सीरम में कितनी होनी चाहिए। सोडियम, इसकी सीरम में मात्रा नॉर्मल 142 होना चाहिए। पोटेशियम
इसकी मात्रा 0.4 होना चाहिए। कैल्शियम की मात्रा 0.2, मैग्नीशियम की मात्रा 0.1, क्लोराइड की मात्रा 100, बाइकार्बोनेट 27, फास्फेट 101 और सल्फेट 0.5। ये एक सामान्य मात्रा इनकी होती है। तो जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये 4 पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, और क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फास्फेट और सल्फेट ये नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। तो इस तरीके से मुख्य जो इलेक्ट्रोलाइट शरीर में होते हैं उनके बारे में मैंने चर्चा की। इनके कम या अधिक होने से रोगोत्पत्ति होती है और कई बार आत्तिक अवस्था रोगी में उत्पन्न हो जाती है। आइए आज हाइपर नेट्रीमिया, सोडियम आधिक्य, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके प्रमुख 2 कारण हैं। पहला है वास्तविक कारण, जिसको रियल कॉज कहते हैं। वास्तविक कारण अर्थात रियल कॉज, इंट्रावेनस के द्वारा नॉर्मल सलाइन का अत्यधिक मात्रा में प्रवेश करना। कई बार अनावश्यक रूप से इंट्रावेनस के माध्यम से नॉर्मल सलाइन का प्रयोग करते रहते हैं। देहातों में ये अक्सर होता है, अधिक मात्रा में नॉर्मल सलाइन दे देते हैं, उससे शरीर के अंदर सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा किडनी के अनेक व्याधियों के कारण सोडियम का यथोचित मात्रा में उत्सर्जन नहीं होता। जैसे ग्लोमेरुलर सेल होते हैं, उनमें कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए तो छानने की प्रक्रिया बाधित होती है, और इस वजह से सोडियम भी जो उत्सर्जन होना चाहिए जितनी मात्रा में, वो उत्सर्जन नहीं होता है। और ऐसी अवस्था में एंटी डायूरेटिक हार्मोन का प्रयोग लाभकारी होता है। दूसरा कारण है प्रत्यक्ष। एक मैंने बताया वास्तविक कारण, जिसमें आईवी के द्वारा नॉर्मल सलाइन अधिक मात्रा में दिया जाता है, या किडनी की व्याधियां हो जाएं तो उत्सर्जन में कमी आती है। और दूसरा मुख्य कारण है प्रत्यक्ष कारण, किसी कारण से डिहाइड्रेशन हो जाना, अतिसार हो जाए, वोमिटिंग ज़्यादा मात्रा में हो जाए, कॉलेरा की अवस्था में, ऐसी अवस्था में वोमिटिंग मलप्रवृत्ति अधिक मात्रा में होती है तो शरीर का पानी बाहर ज़्यादा मात्रा में निकलता है, इसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। और इस कारण सोडियम की सांद्रता जो ब्लड में है वो बढ़ जाती है, परंतु सोडियम की कुल मात्रा सामान्य होती है। सोडियम की कुल मात्रा सामान्य होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, सोडियम की नॉर्मल वैल्यू 142 mmol/L सामान्यता होती है। अब यदि सोडियम की मात्रा शरीर में बढ़ जाए तो क्या लक्षण मिलते हैं? तो सबसे पहला लक्षण मिलता है पफीनेस। चेहरे में, आँखों के पलकों में पफीनेस प्राप्त होता है, थोड़ा सा सूजन प्राप्त होती है, पफीनेस ऑफ द फेस। दूसरा एक प्रमुख लक्षण है ओडिमा इन द बैक, ओडिमा इन द बटक्स एंड अराउंड एंकल जॉइंट। बटक्स में और एंकल जॉइंट के चारों तरफ ओडिमा प्राप्त होगा। तो पहला लक्षण है पफीनेस, दूसरा ओडिमा इन दी बटक्स एंड अराउंड एंकल जॉइंट। एक और प्रमुख लक्षण है इंक्रीज्ड बॉडी वेट, वजन व्यक्ति का बढ़ जाता है, और पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब जाने की प्रवृत्ति, ये लक्षण मिलते हैं। और तत्काल इसका ऐसे लक्षण में तत्काल ब्लड का जांच कराएं, परीक्षण कराएं, क्योंकि कई बार लोगों का ध्यान इलेक्ट्रोलाइट्स में नहीं जाता है, सामान्य व्याधियों में जाता है। अब जैसे पॉलीयूरिया है, पॉलीयूरिया बहुत पेशाब जा रही है तो प्रमेह कारण हो सकता है, पानी पिया इसलिए भी हो सकता है, डिसीज़ पे नहीं जाती है। लेकिन ऐसी अवस्था में तत्काल ब्लड केमिस्ट्री का जांच कराना चाहिए ताकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का ज्ञान हो सके। चिकित्सा, हम चिकित्सा क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर इंट्रावेनस के द्वारा नॉर्मल सलाइन दे रहे हैं तो तत्काल बंद करें, पुनः न देवें।
ऐसे पेशेंट को यदि आपने आज इंट्रावेनस दिया, ठीक ठाक है पेशेंट, तो दोबारा इंट्रावेनस के द्वारा नॉर्मल सलाइन न दें। और मूत्रल औषधियों का डायूरेटिक ट्रीटमेंट आपको करना है। इसके लिए पुनर्नवा और गोक्षु 5-5 ग्राम दिन में 2 बार इसका सेवन करें। इससे यूरिनेशन पेशेंट में बढ़ेगा। इसके अलावा ककड़ी बीज और तृण पंचमूल और ककड़ी बीज, इनका काढ़ा या चूर्ण, दोनों प्रकार से इसका प्रयोग आप पेशेंट में कर सकते हैं। चंद्र प्रभावटी 2 गोली दिन में 2 बार। चंद्र प्रभावटी ये भी मूत्रल है, डायूरेटिक है, इसका प्रयोग आप पेशेंट को करना चाहिए। टैबलेट नीरी एमिल फार्मास्यूटिकल की है, ये भी डायूरेटिक है, 2 गोली दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। आसो अरिष्ट में पुनर्नवारिष्ट या पुनर्नवा आसो 4 चम्मच दवाई 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम दे सकते हैं। एक बिल्कुल सिंपल नुस्खा है यवचूर्ण बारीक कर लीजिए और इसका 5-5 ग्राम की मात्रा में दिन में 3-4 बार ताज़े पानी के साथ दीजिए। इससे पेशेंट में अच्छा मूत्र निकलेगा, पेशाब ज़्यादा निकलेगी, पेशेंट को आराम होगा। इसके अलावा गन्ने का रस, इसका प्रयोग करें। नॉर्मल मात्रा का हमेशा आपको ज्ञान में रहना चाहिए कि मात्रा कितनी होना चाहिए। तो सोडियम की मात्रा मैंने बताई आपको 142 होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से सोडियम की मात्रा को हम कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में ब्रेड, पिज़्ज़ा, सूप्स, चिकन का सेवन, चीज़, एग्स, चिप्स आदि का सेवन बंद कर दें, क्योंकि इसी से ज़्यादा सोडियम बढ़ता है। जो आजकल पिज़्ज़ा और फास्ट फूड खाते हैं, पता ही नहीं चलता, और ऐसे लक्षण प्राप्त हों तो निश्चित रूप से आपको तत्काल ऐसे जो भोज्य पदार्थ हैं उनको तत्काल बंद कर देना चाहिए। तो इस जानकारी के साथ आज इतना ही मैं वाणी को विराम देता हूँ। आप सब उपस्थित हुए, सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी समय आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय आयुर्वेद।